गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मोशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन चल रहा है, याद आ रहा है? तो उसके अंदर हमने क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट लिया था, ये ऑब्जेक्ट, इसको यूं ही घुमा रहे थे और घुमाते घुमाते हमने क्या बोला कि यदि इसकी स्पीड ऊपर जाते जाते लास्ट पॉइंट पे अंडर रूट जी आर से कम हो गई, लास्ट पॉइंट पे यदि अंडर रूट जी आर से कम हो गई तो ये टपक जाएगा, लेकिन रूट जी आर से ऊपर वाले पे ज्यादा होगी तो चल देगा। और लास्ट पॉइंट पे अंडर रूट 5GR होनी चाहिए, मिड पे अंडर रूट 3GR होनी चाहिए। और धागा यहां से लेके यहां तक इसलिए वापस आ जाता है क्योंकि उसे वेलोसिटी कम पड़ जाती है, लेकिन इसके बाद के हाफ में इसलिए वापस आ जाता है क्योंकि उसे टेंशन कम पड़ जाता। ठीक है, वेलोसिटी होती है फिर भी टेंशन नहीं होता, इसलिए वापस आ जाता। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये है, सब किताबों में मिलेगा, परीक्षा में पूछा गया कई बार कि एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन जब खत्म होता है तो एक सर्कल में चला जाता। ठीक है, समझ में आई बात? ये क्या है भाई? एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन जहां खत्म होता है वहां पे सर्कल का मिड आता है। ठीक है, ये सर्कल का मिड पे इंक्लाइन प्लेन खत्म हो जाता है यहां पे। अब यहां पे एक ब्लॉक रखा है छोटा सा, जिसका कुछ मास दे दिया m। क्वेश्चन ये पूछा है कि ये हाइट h बताइए, अगर इसकी रेडियस r है और यहां से छोड़े तो लूप कंप्लीट हो जाना चाहिए। द मास m शुड कंप्लीट द लूप। मास m शुड कंप्लीट द लूप। फाइंड हाइट, हाइट निकालें जिससे मास m लूप कंप्लीट कर जाए। हाइट r के टर्म्स में आनी चाहिए। चलिए लिख ले क्वेश्चन फटाफट। चलिए अब देखिए, सॉरी, आपको देखो क्वेश्चन क्या है, यहां से स्टार्ट होना चाहिए। यहां से हमको यह पता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि उसके पास वेलोसिटी अंडर रूट 5GR हो गई तो इसको लूप कंप्लीट करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, तो ये लूप कंप्लीट करेगा और करके जो है वो यहां पे जहां पे भी कट जाएगा वहां से टेंजेंट मार के निकल जाएगा ऐसा। ठीक है, तो हमने क्या बोला है कि इसके लास्ट पॉइंट पे अंडर रूट 5GR वेलोसिटी होनी चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि जब ये यहां चढ़ा हुआ था तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। और इसको बेच के यहां पे ये कौन सी एनर्जी खरीद लेगा? काइनेटिक एनर्जी। और इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी क्योंकि ये जमीन है, और यहां काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। क्यों? क्योंकि ये हाइट पे था और रुका हुआ था। तो हम क्या इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं? ठीक है, तो क्या हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं? तो बोले हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि रास्ते में कोई एनर्जी का नुकसान नहीं हुआ, फ्रिक्शनलेस सरफेस थी। फ्रिक्शनलेस सरफेस थी तो हमने क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। हाँ कि ना? पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही काइनेटिक में बदल गई। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? तो पोटेंशियल एनर्जी थी mgh विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक, मास से मास कट गया, इसका मतलब इसमें मास का कोई लेना देना नहीं। ये 2 इधर से इधर गया तो 2gh इज इक्वल टू v²। मतलब जब वो जमीन पर आया लूप कंप्लीट करने के लिए तो उस समय उसकी वेलोसिटी अंडर रूट 2gh थी यहां पे, लेकिन हमने बोला कि अंडर रूट 2gh नहीं, इट शुड बी अंडर रूट 5GR। तो यही वेलोसिटी अंडर रूट यदि 5GR के बराबर हो जाए, ये वाली के बराबर हो जाए, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो उस केस में लूप कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इफ 1 इज इक्वल टू 2, 1 यदि 2 के बराबर हो जाए तो ये लूप कंप्लीट कर लेगा। तो दोनों को बराबर कर दो, तो अंडर रूट 2gh इज इक्वल टू अंडर रूट 5GR, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जिससे स्क्वायर रूट हट जाए तो बचा 2gh इज इक्वल टू 5GR। g से g कट गया तो हाइट बराबर कितनी आ गई? 5r/2। इसका मतलब 2.5r। ये हाइट से छोड़ा जाए तो ये r है, ये r है, इससे 2.5 गुना। ठीक है, ये r है, ये r है, इससे थोड़ा सा और ऊपर से यदि यहां से कहीं से छोड़ा जाएगा
तो उस केस में वो जो है वो लूप कंप्लीट कर लेगा, और कहीं से छोड़ोगे तो वो यहीं आके सीधे नीचे टपक जाएगा। अच्छा, यहां क्यों टपक जाता है? क्योंकि यहां रिएक्शन नहीं मिलता। ठीक है, अब जैसे मैंने तुमको क्या बोला था, आधे के बाद कोई पूछे तो बोलना ये लूप के केस में क्या होता है, रिएक्शन नहीं मिलता, रिएक्शन नहीं मिलता। जैसे टेंशन शब्द है ना, उसकी जगह रिएक्शन आ जाता, रिएक्शन नहीं मिलता पर वेलोसिटी होती है, पर वेलोसिटी होती है। ठीक है, रिएक्शन नहीं मिलता पर वेलोसिटी होती है। कहां से कहां तक? इस रेड जोन में। ठीक है, इस केस में रिएक्शन शब्द इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके पहले वाला जो जोन था, ग्रीन जोन था जिसमें खतरा नहीं था, उसमें यदि चला गया तो वापस आएगा और ऑसिलेशन करेगा। तो यहां पे अपन ने क्या बोला, इस जगह पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है पर रिएक्शन मिलता है, पर रिएक्शन होता है। जो टेंशन शब्द इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह क्या बोलेंगे, रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन के बल पे चल रहा है। रिएक्शन उसको सेंट्रीफ्यूगल बाहर फेस कर रहा है, रिएक्शन उसको अंदर दबा रहा है, जिसके कारण जो है वो लूप कंप्लीट कर पा रहा। क्लियर हुई ये बात? तो लिख लें इसको, क्वेश्चन को बढ़िया से, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोर्ड पे ना देखें, मेरे हाथ में देखें, दूसरा क्वेश्चन मेरे हाथ में। ये रॉड को मैंने लाइट मान लिया, लाइट मतलब मासलेस है, मासलेस रॉड को मैंने ऐसे किया। बताओ ये क्या कर रही है, ऑसिलेशन। इसका मतलब इसमें इतनी एनर्जी तो क्रिएट हो गई कि आगे जाए, लेकिन इतनी नहीं हो पा रही कि और आगे निकल जाए। चलो मैंने इसको यहां तक ले लिया, यहां तक ले लिया तो भी वापस आ गई। चलो इसको और आगे तक ले जाऊं, मैं यहां तक ले जाऊं, यहां तक ले जाऊं तो ये यहां तक गई ऊपर, लेकिन फिर वापस आ गई। इस केस में ये बताना है कि इसे नीचे कम से कम क्या वेलोसिटी दे जिससे कि ये लूप कंप्लीट कर जाए। ठीक है, जिससे कि ये क्या कर जाए, लूप कंप्लीट कर जाए। कितनी वेलोसिटी दे जिससे कि ये लूप कंप्लीट कर जाए। ठीक, तो लिखें, क्वेश्चन लिखें, रॉड का क्वेश्चन लिखें, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, रॉड का क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए लिखिए रॉड का क्वेश्चन। देयर इज अ लाइट रॉड, क्या लिखना है, देयर इज अ लाइट, LIGHT, लाइट रॉड। ठीक है, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, find the minimum velocity required at the lowest point, so that it completes the loop. Find the minimum velocity required at the lowest point so that it complete the loop. मिनिमम वेलोसिटी इस रॉड की क्या दें लोएस्ट पॉइंट में, मासलेस रॉड है जिससे कि ये लूप कंप्लीट कर ले। तो हमने क्या बोला कि सबसे ज्यादा जो खतरा रहता है वो रहता है सी पॉइंट पे, और सी पॉइंट पे यदि वो क्रॉस कर गई, इसका मतलब वो रॉड क्रॉस कर गई। तो ये बताएं कि नीचे कितनी वेलोसिटी दें जिससे वो सी पॉइंट को क्रॉस कर जाए। अब क्या है कि कुछ बच्चे रट लेते हैं, उनने बोला कि वेलोसिटी तो नीचे की पॉइंट पर √5gr बताई थी, तो यहां पे 5gr देंगे। अब तुम 5gr लिख दोगे ना तो आंसर गलत। क्यों गलत? क्योंकि √5gr वेलोसिटी थी थ्रेड के केस में। अब ये देखना पड़ेगा कि डिराइव कैसे हुई थी, क्योंकि डेरिवेशन याद होगा तो ही कंसेप्ट समझ पाओगे। यहां पे हमने बोला था कि ये जो रीजन है इसमें वेलोसिटी जीरो नहीं होती, ये वाले रीजन में वेलोसिटी जीरो नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि टेंशन जीरो हो जाती है वेलोसिटी के जीरो होने के पहले ही। इसका मतलब इस जोन में खतरा है और इस जोन में क्या जीरो हो जाता है, टेंशन जीरो। तो हमने टेंशन जीरो करके डिराइव किया था, याद हो तो, टेंशन जीरो करके डिराइव किया। कैसे? नीचे की तरफ क्या लग रहा था, mg, पत्थर का केस बता रहा हूं। ऊपर की तरफ क्या लग रहा था, fc, और नीचे की तरफ भी टेंशन था, तो हमने टेंशन जीरो करके mg बराबर fc कर दिया था, तो आ गया था ये। ठीक है, टेंशन जीरो करके mg इज इक्वल टू fc यानी mv² बाहर कर दिया था, तो ये आ गई थी वेलोसिटी √gr। और इस √gr को हमने यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा के यहां पे √5gr निकाल ली थी। ठीक, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि इस जोन में यहां से यहां तक टेंशन की प्रॉब्लम थी, लेकिन ये तो रॉड है ना, रॉड को कभी भी टेंशन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको टेंशन की
टेंशन नहीं होती। ठीक है, रॉड को क्या होता है, टेंशन की टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही टाइट रहती है। ये रॉड कभी देखी क्या तुमने धागे जैसी ढीली हो जाए? ठीक है, लेकिन ये धागे जैसे ढीली नहीं होती, ये धागा ढीला डाला होता है, लेकिन रॉड हमेशा टाइट रहती है। और रॉड हमेशा टाइट रहती है तो रॉड को टेंशन की टेंशन नहीं रहती, तो हमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक, तो हम क्या कर देंगे ये बोल देंगे कि ये जो रॉड है जब यहां जाएगी तो इसमें टेंशन होगी, तो उस केस में हमें सिर्फ वेलोसिटी जीरो नहीं करनी। यानी ऐसा ना हो कि इस पॉइंट पे आ जाए और उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। इस पॉइंट के आने के पहले, जस्ट पहले वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। उस पॉइंट पे जीरो हो भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हल्के से इनर्शिया के कारण क्रॉस कर जाएगी। इसका मतलब लास्ट पॉइंट तक उसमें एटलीस्ट इतना दम बचा रहे रॉड में कि यहां तक आ जाए, बस इस लक्ष्मण रेखा को टच किया, उसके बाद तो बाहर निकल जाएगी, अपने आप ही निकल जाएगी यहां तक। तो इसका आंसर √5gr नहीं है। यहां पे हम इसको एनर्जी कंजर्वेशन से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टेंशन की टेंशन नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो क्या लिखा हमने, लास्ट पॉइंट यानी कौन सा, सी, आने के पहले ही दम ना तोड़ दे, दम ना तोड़ दे। ठीक है, लास्ट पॉइंट आने के पहले ही दम ना तोड़ दे। एक बूंद भी वेलोसिटी बची रहेगी तो क्रॉस कर जाएगी। इसका मतलब इस जगह पे एक बूंद भी वेलोसिटी बची रही, मतलब एक बूंद भी काइनेटिक एनर्जी बची रहनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट जीरो हो जाए तो भी चलेगी, जस्ट जीरो पे भी चलेगी ना। उस हाईएस्ट पॉइंट पे निकाल रहा हूं, हाईएस्ट पॉइंट पे जस्ट जीरो भी हो जाएगी तो हल्का सा इधर होगा और उधर साइड रॉड तो अपने आप ही टपक जाती है। आई बात समझ में? कहां गई मेरी रॉड, ये रही। तो रॉड तो अपने, ये इससे देख लो, ठीक है, यहां से अगर मैंने यहां तक पहुंचा दी तो अपने आप इधर टपक जाएगी। उसके बाद क्या है, तो वो तो हमें सिर्फ पहुंचाना कहां तक है, यहां तक पहुंचाना, उसके बाद तो ये अपने आप इधर हो रही है। लेकिन हाँ, अगर ये यहां तक नहीं पहुंच पाई तो ये नीचे जाएगी। और अगर तुमने इसको यहां तक पहुंचा दिया किसी तरीके से, यहाँ पे बस दम भी निकल गया होगा तो उसके बाद ये अपने आप इधर। इसका मतलब लास्ट पॉइंट पे क्या, वेलोसिटी जीरो करनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी की जीरो करनी है एट पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पर वेलोसिटी जीरो करनी है, जीरो तक चलेगा, तक चलेगा। ठीक है, जीरो हो जाए लास्ट पॉइंट। तो उसके लिए हमने क्या बोल दिया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो ए पे और सी पे। कंजर्वेशन, पेन बंद हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो ए पे और सी पे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए एंड सी, ए और सी पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। लगा दो भाई, लगा। नीचे कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक है, हाफ mv²। यही निकालना है कि किस वेलोसिटी चला है। जमीन पे बैठी है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। हाईएस्ट पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी है mg2l, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द रॉड, या रेडियस बोल दो। l इज द लेंथ ऑफ द रॉड, क्योंकि यहां से यहां तक l लेंथ है, तो जमीन से यहां तक की ऊंचाई 2l हो जाएगी। तो ये mgh की जगह मैंने 2l लिख दिया। प्लस हाफ mv² में हमने क्या बोल रहे हैं, हाफ mv² में v जीरो भी हो जाए तो चलेगा, जस्ट जीरो भी हो जाए तो चलेगा। इसका मतलब ये जीरो का स्क्वायर है तो ये है ही नहीं। तो हाफ mv² इज इक्वल टू mg2l हो रहा है। अब यहां पे देख लें, ये m से m कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, ये m से m कैंसिल कर देता हूं, ये 2 उधर से उधर ले जाता हूं, तो वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 2 4gl। इससे वेलोसिटी हो गई √4gl, यानी कि √4gl से काम चल जाएगा, यानी √4gr से काम चल जाएगा। जबकि पत्थर के केस में √5gr चाहिए था, एक एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये √4gl से ही चल जाएगी। अब इस केस में यहां पे यदि तुम √4gl दोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि टेंशन जीरो नहीं होती। क्यों ऐसा, क्योंकि टेंशन नहीं होती रॉड की, रॉड में, रॉड को टेंशन की टेंशन नहीं होती, उसमें टेंशन जीरो होती ही नहीं, टेंशन कुछ ना कुछ रहती है। ठीक, तो लिख लें इसको फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। चलो आगे बढ़ा रहा हूं मैं। अब एक क्वेश्चन आता है, उसके अंदर बीड होती है, बीड, बीड यानी मोती। ठीक है, मोती के क्वेश्चन में यदि आए
तो उस केस में क्या करना है ये देख लें। अगर उसने बोला कि एक फ्रेम है, इसके अंदर मोती पिरा दिया, ठीक है, बीड का क्वेश्चन है, बीड स्पेशल केस, बीड का क्वेश्चन आया तो ये रिजिड है, ये क्या है, रिजिड है, और क्या है, फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं, रिजिड है, फ्रिक्शनलेस है। तो उस केस में यदि उसने बोला कि मोती पहना दिया गया, जरा पेन निकाल लूं मैं, एक पेन कम पड़ गया मुझे, हाँ ये रहा एक पेन। तो यदि मोती पहना दिया गया तो मान ले कि इस वाली जगह पे ये मोती पहना दिया, अब थोड़ा मोटा बना दिया मैंने, ये रहा मोती, चलो ठीक। अब इसको कितनी वेलोसिटी दें कि ये लूप कंप्लीट कर जाए, तो हम बोलेंगे जो पॉइंट होता है क्रिटिकल यहां तक पहुंच जाएगा तो लूप तो कंप्लीट कर ही जाएगा। तो ए पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी दें कि लूप कंप्लीट कर जाए। अब तुम बताओ ए पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी दें, तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, √5gr, √4gr, बोलो कौन सा लगा दूं। तो ये बताओ कि क्या यहां पे ऐसा होगा कि यहां आके इस जगह पे आके धागा स्लैग हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? तो उसका आंसर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस जगह पे धागा आके स्लैग हो गया तो इसका मतलब इसमें ये तो कड़क ही रहने वाला है ना, क्योंकि तो रिजिड है, तो ऐसा थोड़ी होगा। तो इस केस में भी हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी देखो, यहां से यहां तक भी वेलोसिटी देखो, यहां से यहां तक भी वेलोसिटी देखो, ठीक। तो यहां से यहां तक क्या देखनी है, वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर भी क्या देखना है, वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। वो जो टेंशन वाला केस था ना, वो सिर्फ धागे में लगता। तो इस केस में इस जगह पर वेलोसिटी भी आएगी √4gr, इससे काम चल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, रेडियस है, इससे काम चल जाएगा, इतनी वेलोसिटी, ठीक। दूसरा केस देखें, ट्यूब का केस। एक ट्यूब है, तो ये ऐसी ट्यूब है ऐसी, और इस लंबी ट्यूब को इससे सर्कल बना दिया, तो सर्कल बना दिया तो ये सर्कल ऐसा बन गया, ठीक। अब इस सर्कल के अंदर उसने कोई चीज डाल दी, ये ट्यूब के अंदर कुछ चीज डाल दी। अब ट्यूब की रेडियस r है मान लो, तो इसके अंदर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट डाल दी। अब इसको यूं धक्का दिया तो ये ट्यूब के अंदर से निकल गया ऐसा से। तो इसको कम से कम कितनी वेलोसिटी दें कि ये गोला गोल घूम जाए। तो बस ये याद बताओ कि √5gr करूं कि √4gr करूं। तो उसका आंसर तुमको समझ में आ गया होगा, इट शुड बी √4gr, क्योंकि इसमें टेंशन का टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि ये लूज होकर गिर जाए, बस ये हो सकता है कि इसको वेलोसिटी कम पड़ जाए तो ये गिर जाए। तो वेलोसिटी ही लगाएंगे केवल, और सिर्फ वेलोसिटी लगाएंगे तो उस केस में भी √4gr। तो अब कितने क्वेश्चन में √4gr है, रॉड के क्वेश्चन में, बीड्स के क्वेश्चन में और ट्यूब के क्वेश्चन में। और धागे वाला जो क्वेश्चन है उस केस में क्या होगी, उस केस में √5gr, क्योंकि उसमें अपन टेंशन से सॉल्व करते हैं, ना कि वेलोसिटी से या एनर्जी से। यहां पे अपन एनर्जी से सॉल्व करते हैं, ना कि टेंशन से, ठीक। लिख लें दोनों केसेस फटाफट। कर लीजिए नोट। चलिए लिख लिया था आपने। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखें कि एक मेरे पास कोई बॉल है छोटी सी, जिसको मैं ऐसा मान लूंगा कि ये मासलेस, ठीक है, मास m है, चलो मास m की बॉल है। इसको मैंने हेमिस्फीयर पे रखा, हेमिस्फीयर, ठीक है, ये हेमिस्फीयर पे रखा, इसके टॉप पे। ये हेमिस्फीयर नहीं, थोड़ा फ्लैट है, लेकिन मान लो ऐसे रखा, और इसको यूं करके यहां से छोड़ दिया ऊपर से। तो जैसे ही हेमिस्फीयर से रख के छोड़ेंगे तो यूं फिसलेगी और फिसल के नीचे गिरेगी। हमको ये बताना है कि किस जगह पे उसका कांटेक्ट छूट जाएगा, कितनी हाइट पे उसका कांटेक्ट छूट जाएगा। दूसरी चीज हमको ये बताना है कि किस एंगल पे छूट जाएगा। तीसरी चीज, जहां उसका साथ छूट गया उस जगह पे वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन फिर से समझा दूं। ये बॉल है, हेमिस्फीयर मान लो इसको, ठीक है। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर ब्राउन ब्राउन वाला हिस्सा। इसके ऊपर मैंने बॉल रखी दूसरी, जैसे ही रखी तो अब देखना है नीचे जाएगी तो छूट गया ना ये। जैसे ही यूं रखेंगे तो ये छोड़ूंगा तो ये नीचे गई। अब नीचे गई तो ये कहीं ना कहीं तो छूट रही होगी ना इससे। यहां से यहां आने के बाद ये यूं हो जाती है, यूं जाती है, यूं करके यूं चलती है, और यूं करके ऐसे चली जाती है। यहां कहीं पे कांटेक्ट छूट जाता है उसका। तो जहां कांटेक्ट छूट जाता है उसकी हाइट क्या है जमीन से, और रेडियस जो है वो हेमिस्फीयर की दे रखिए R। तो क्वेश्चन
ड्रॉ कर देते हैं, लिख भी देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ड्रॉ करके लिख देते हैं। क्वेश्चन ये है कि देयर इज ए हेमिस्फीयर, ये रहा हेमिस्फीयर, इसके ऊपर रखिए बॉल ऑफ मास m, हेमिस्फीयर की रेडियस है r, बॉल यहां से छूट गई तो मान लो इस वाले पॉइंट पे जाने के बाद वो यूं करके ऐसे जाने वाली, तो जिस पॉइंट पे गई उस पॉइंट की जमीन से हाइट कितनी है। दूसरा जब यूं करके यूं ज्वाइन कर देंगे तो उसका यहां से एंगल कितना वर्टिकल से। तीसरा, इस समय जब वो छूटी तो उस समय पे उसकी वेलोसिटी क्या थी। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूं। इसका नाम पी दे देता हूं पॉइंट का। इफ अ बॉल ऑफ मास m is released from the top of a hemisphere, from the top of a hemisphere, find h where it leaves, या लूज कॉन्टैक्ट, दूसरा फाइंड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट P, फाइंड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट P, फाइंड लिख लेना इसके आगे, फाइंड। नंबर 3, फाइंड एंगल अल्फा, फाइंड एंगल अल्फा विथ वर्टिकल एट दैट पॉइंट। लिख लिया, चलो क्वेश्चन लिख लें, पहले मिटाऊंगा इसको, डायग्राम बनाना पड़ेगा थोड़ा बड़ा। हो गया, चले डायग्राम बना रहा हूं मैं इसका, यही का ही बड़ा, क्योंकि मुझे इस पे फोर्स रिजॉल्व करने हैं, और फोर्स जब रिजॉल्व करने हैं तो थोड़ा क्लैरिटी के लिए मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। ये आएगा बढ़िया डायग्राम, थोड़ा जंबो साइज में आता ना, दिखती है सारी चीजें, क्लैरिटी से दिखती है कि क्या बनाया। यहां इस जगह पे मान लो उसने छोड़ दिया उसका साथ, जो जन्म जन्म का साथ था वो इस जगह पर छूट गया, वो गुड बाय करके ब्रेकअप करके निकल गया। ठीक, तो ये यहां से यहां तक की रेडियस है r, ये वाली रेडियस क्या, ये वाला क्या है, ये भी रेडियस है r, हाँ ये भी तो रेडियस ही है r। तो उसने ये पूछा है कि किस हाइट पे ये घटना या दुर्घटना घटेगी, तो ये किस हाइट पे दुर्घटना घटेगी ये पूछा है, और इस पॉइंट का नाम क्या देता हूं मैं P, इसका नाम दे देता हूं A। ठीक, तो हमको ये पता है कि जहां से भी जाएगा वो टेंजेंट मार के निकलेगा। ठीक है, एक टेंजेंट डाल देगा और टेंजेंट के थ्रू निकलेगा, तो ये यहां से जब जाएगा ना ये ऐसे, तो ये वेलोसिटी लेके और टेंजेंट लेके ऑब्जेक्ट फ्लू उड़ जाएगा। और उसने पूछा है कि एंगल भी बता दो थीटा विद द वर्टिकल, तो बता देंगे, अभी सॉल्व कर ले पहले, तो इसके रिजॉल्व कर दें चीजें जो जो रिजॉल्व हो सकती हैं। तो बताओ क्या कर दूं, सबसे पहले तो इसका वेट लगा दूं नीचे की तरफ, वेट क्या है नीचे की तरफ, mg, ये एंगल थीटा, तो क्या ये एंगल भी थीटा। उसके बाद ये बताएं कि इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियस, इस सर्कल की रेडियस ये है ना पूरी ऐसी, तो जो रेडियस होती है उस पर होता है। अगर यूं जा रही होता यूं, तो फिर रेडियस इतनी देते हैं, सर्कल की रेडियस लेते हैं, तो ये सर्कल पूरा है ना वर्टिकल सर्कल, तो सर्कल की रेडियस लेंगे, तो सेंट्रीपिटल फ्यूगल फोर्स इधर लगा दूंगा मैं, mv²/r, यही वो वेलोसिटी है जो पूछ रहा है कि किस वेलोसिटी से जाएगा। ठीक, और कुछ बचा, बोले हाँ रिएक्शन बचा ना, रिएक्शन, क्योंकि ये जब बॉडी टच होती है तो रिएक्शन होता है, धागे से बंधी होती है टेंशन होता है, दो ही चीज में सर्कुलर मोशन हो सकता है, तो यहाँ रिएक्शन आएगा। तो रिएक्शन कैसे आएगा, तो रिएक्शन आएगा यहाँ पे इधर साइड, दिस इज रिएक्शन आर। ठीक, इसका मास क्या है, m है, रिएक्शन आर है, पॉइंट P है, पॉइंट P है, ये समझ में आई बात, रिएक्शन आर। ठीक, अब mg का एक कंपोनेंट मार दो इस साइड, तो mg का एक कंपोनेंट इधर ले लो, तो हो जाएगा mg sin थीटा,
क्योंकि ये थीटा, और एक कंपोनेंट इस साइड वो हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक, ये रिएक्शन है, ये इधर। अब इस वाली लाइन में इक्वेशन देखो तो बन रही है mg cos थीटा इक्वल टू r प्लस एफ सी। ठीक है, ये वाली लाइन में इक्वेशन क्या बन रही है, mg cos थीटा इज इक्वल टू रिएक्शन। अच्छा, ये रिएक्शन रेडियस में लफड़ा होगा तो इसके अंदर रिएक्शन को मैं नॉर्मल लिख देता हूं, n लिख देता हूं, नॉर्मल रिएक्शन प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। नॉर्मल रिएक्शन को n लिख दिया, लफड़ा खत्म। आई बात समझ में? तो mg cos थीटा इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन भी इधर ही, fc भी उधर ही, और mg cos थीटा इधर। अब क्या होता है कि जब कांटेक्ट लूज हो जाता है ना तो नॉर्मल रिएक्शन बंद हो जाता है। ये बात समझ में आई तुमको? जैसे मान लो कि मेरे पास ये बॉल है, ये बॉल जब तक मेरे हाथ पे है, जब तक मेरा और इसका संबंध है, और जब तक मेरा और इसका संबंध है तब तक रिएक्शन है। ठीक है, इसने मेरे ऊपर वेट लगा रखा है, मैंने इसके ऊपर जो है वो रिएक्शन लगा रखा है, यानी हाथ ने लगा रखा है। तो जब तक कांटेक्ट में, अच्छा पड़ोस पड़ोस में रखी रहेगी ना, कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि ये जब तक इसमें फोर्स नहीं लगाएगी जब तक ये रिएक्शन नहीं देगा। तो रिएक्शन जो है वो जीरो हो जाता है जब कांटेक्ट खत्म हो जाता है। जैसे मान लो इस पेन का इस पेन से कांटेक्ट खत्म हो गया, दूर दूर हो गए, तो कोई रिएक्शन थोड़ी होगा। जब तक ये इसके ऊपर है, टच है और इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जब तक ये रिएक्शन देगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी वो बोले, पूरी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, वो यदि ये बोले कि दो ऑब्जेक्ट का साथ छूट गया, कांटेक्ट लूज हो गया, तो बोलना नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो गया होगा। ठीक है, तो उस केस में एन को जीरो पुट कर देते हैं। तो लिख लें इसको, 2000 का नोट डालें, 2000 नोट। ठीक है, नोट डाल दें, अगर कांटेक्ट खत्म तो रिएक्शन खत्म, तो नॉर्मल रिएक्शन खत्म। आई बात समझ में? अगर कांटेक्ट खत्म तो नॉर्मल रिएक्शन खत्म। ठीक है, इतना लाइट हो गया है पेन, दिखता ही नहीं है इसके अंदर, काले पेन से लिख देता हूं। इफ नो कांटेक्ट देन नो नॉर्मल रिएक्शन, नो नॉर्मल रिएक्शन, नो कांटेक्ट नो नॉर्मल रिएक्शन। भाई कांटेक्ट ही नहीं करेगा, रिएक्शन कहां से करोगे? ठीक है, तो रिएक्शन तभी करोगे जब कोई कांटेक्ट करेगा उसमें। तो यहां पे कोई कांटेक्ट नहीं होगा, तो हमने क्या बोला कि ये साथ छोड़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन खत्म होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन खत्म होगा, तो उसने साथ छोड़ दिया है, इसलिए हमने पुट कर दिया नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि उसने पूछा है कि उसने साथ छोड़ दिया है, साथ छोड़ दिया है तो ठीक है, इस वाले में पुट करो mg cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, तो mv स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। m से m कैंसिल हो गया, ये 0 भी हटा ही देता हूं यहां से, क्या मतलब इसको, मुझे चाहिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इधर से इधर गई, तो वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू gr cos थीटा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gr cos थीटा। ये वेलोसिटी पे वो छूट जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, पहले कोई सा भी आ सकता है। तो दूसरा आ गया, उसने पूछा किस वेलोसिटी पे से छोड़ेगा वो उसको, तो उसको अपन ने बोल दिया अंडर रूट gr cos थीटा वेलोसिटी से बाय करके निकल जाएगा वो। ठीक है, ये वेलोसिटी से गाड़ी भगा के निकल लिया बाय करके। ठीक है, जो जन्मों जन्मों का बंधन था, जन्मों जन्मों के वादे थे, वो आधा होने के पहले, इंटरवल के पहले ही फिल्म खत्म हो गई। ठीक, चलो अब आगे बताओ। उसने क्या बोला कि इस जगह पर क्या पूछ रहा है वो, कि हाइट कितनी थी जब ये घटना घटी, तो ये हाइट कितनी थी यहां तक। तो अब तुम कैसे सॉल्व करोगे हाइट निकालने के लिए? तो देखो, इस पूरी घटना में कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होता तो एनर्जी लॉस करता, अब फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी लॉस नहीं करी। इसका मतलब यहां जो एनर्जी थी वही एनर्जी इस पॉइंट पे, ए पे जो एनर्जी है वही एनर्जी पी पे। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी। क्लियर हुई बात? तो हम यहां पे लगाएंगे एक लॉ की। बोले लॉ की क्या है? लॉ की है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ठीक है, लॉ की क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम यहां पे लॉ की लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। ये लगा दिया हमने लॉ की। ठीक, अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी एट ए, mgr, mgh है ना, तो mgr प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। अरे रुका हुआ बैठा था यहाँ पे, कहां चल रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी थी नहीं। पोटेंशियल एनर्जी एट बी, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी mgh, यही h तो फाइंड आउट करना है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। भाई तुमने यहां जमीन से हाइट ली है ना, इधर साइड भी, तो इधर साइड भी जमीन से ले ली, इधर साइड वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर, और वेलोसिटी ये वाली और ये वाली है ना, वो वाली जो अपन ने निकाल ली, तो हाफ mv स्क्वायर, यानी gr cos थीटा का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ये वेलोसिटी यहां पुट करी मैंने, काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर आता, वेलोसिटी पुट कर दी, कोई डाउट। अब क्या हो गया यहां पे देखना, ये हो गया mgr इज इक्वल टू mgh प्लस हाफ m जी आर कॉस थीटा, रूट हट गया यहां से, ये है mgr और ये है mgr, इसको उठा के दल लिया, तो बचेगा mgr माइनस हाफ mgr कॉस थीटा विच इज इक्वल टू mgh, mgh। इन दोनों में से mgr कॉमन ले लो, mgr कॉमन ले लो तो क्या बचा, 1 माइनस 1/2 कॉस थीटा विच इज इक्वल टू mgh। m से m कैंसिल हो गया, तुम्हें हाइट निकालनी थी, ये g नीचे ले आओ, और g भी क्यों नीचे लाओ, g भी काटो, g भी काटोगे तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू r 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। एलसीएम भी ले ही लेता हूं, तो यूं करके इधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू आर, 2 एलसीएम आया नीचे ले लिया, उधर आ गया 2 माइनस कॉस थीटा, h इज इक्वल टू आर 2 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस हाइट पे वो उसका साथ छोड़ देगा, क्लियर हुई बात ये, तो इस हाइट पे ये इसका हाथ छोड़ देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये थीटा जो है वो एग्जैक्ट कैसे लाऊं, मतलब ठीक है थीटा जो है हाइट में आ रहा है, तो कॉस थीटा की कोई वैल्यू मिल जाए यदि, तो हम उसको ज्यादा आसानी से कर पाएंगे ना। तो क्या अपन कॉस थीटा की कुछ वैल्यू बना सकते हैं यहाँ पे, तो ये वाली जगह पे ये r है, ये h है, ये थीटा है, तो इस ट्रायंगल को अलग करके कॉस थीटा की वैल्यू डालें। कौन सा ट्रायंगल बोल रहा हूं मैं, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, देखो यहां से लेके यहां तक तो हाइट h है ना, ये वाली, तो ये हाइट h और ये थीटा, तो ये बन जाएगा ना ट्रायंगल। तो यहां ट्रायंगल अलग से बना देता हूं, यहां बना देता हूं, यूं निकाल लिया मैंने इस वाले ट्रायंगल को अलग, ये थीटा, और यही तो हाइट है h, ये हाइट है, और ये क्या है, रेडियस। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक रेडियस है, हाइट है, ये थीटा है, ये थीटा है, मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है इसका, ये बेस है h, और हाइपोटेनियस कितना है इसकी, रेडियस है r, तो यानी कॉस थीटा h बाय r है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा तो h बाय r है, तो ये h बाय r की वैल्यू यहां डाल दो, तो h बाय r की वैल्यू डाल दोगे तो इससे मिलेगा h इज इक्वल टू r बाई 2। ठीक है, 2 माइनस h अपॉन r, 2 माइनस h अपॉन r। अब h चाहिए तुम्हें इसमें से एग्जैक्ट निकालने के लिए। ठीक है, कॉस थीटा के टर्म्स में तो ठीक था, पहले आंसर सही था, लेकिन h के टर्म्स में चाहिए, तो यहां पे क्या करो, इसका अंदर फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा h इज इक्वल टू, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, r बचेगा। फिर इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे r से r कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस h बाई 2। ये h बाई 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 3h बाई 2 विच इज इक्वल टू r। आ रही बात समझ में, h बाई 2 प्लस h, एक h प्लस आधा h, डेढ़ h है 3h बाई 2। अब तुम्हें तो h चाहिए ना, तो h इज इक्वल टू 2r बाई 3। इस हाइट पे जाके
टपक जाएगा। यदि किसी को डाउट हो और ऐसा लगता हो कि इस तरह सब वहां पे कैसे करेंगे, तो रट ले, ठीक है, मेरे हिसाब से रट ले। ये तो फिक्स ही है ना कि इस हाइट पे वो हमेशा ही गिरेगा, इसमें कुछ बात ही नहीं है 2r/3 पे। तो यदि उसने बोला कि रेडियस अगर 30 सेंटीमीटर है तो कितने पे गिरेगा, तो 20 सेंटीमीटर पे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ 30 रखोगे 30 डिवाइडेड बाई 3 20, 10 इंटू 2 20, 20 सेंटीमीटर पे गिर जाएगा। क्लियर हुई बात? तो ये यहाँ पे हाइट निकल गई। अब उसने पूछा है कि वो एंगल क्या होगा जिस पे गिरेगा, तो एंगल होगा cos थीटा इक्वल टू h बार, cos थीटा इक्वल टू h बार, और इसमें h की वैल्यू वहां से डाल दो r के टर्म्स में, ठीक है। तो जहां पे वो टपकेगा वो cos थीटा इक्वल टू h बार। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब एक तो क्या जगह कम पड़ती है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में यही लिख देता हूं, cos थीटा क्या है, h/r है, इसके अंदर cos थीटा की वैल्यू मैंने डाली, तो h की जगह डाला 2r/3 इंटू r, ये कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3 इस एंगल पर टपकेगा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। ये तीनों क्वेश्चन हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फटाफट इसे नोट कर लें, अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। फटाफट नोट करें भाई। चलिए, और एक बार और देखना हो तो एक बार और देख लेना इसको रिवर्स करके, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लास्ट में देख लेना तो लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार और। हो गया, चलिए अब इसको मिटा दें। अब अपन एक दूसरा टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है मौत का कुआं, ठीक है। क्या है नाम? मौत का कुआं। तो डेथ वेल बोलते हैं इसको। तो डेथ वेल क्या चीज है? तो एक सर्कस में खेल आता है जिसके अंदर एक आदमी मोटरसाइकिल चलाता, ठीक है। तो अब वो जो मौत का कुआं होता है उसके अंदर गाड़ी चलती है। तो 3-4 तरीके के कुएं हो गए आजकल। देखिए कैसे, पहला एक होता है सर्कस में, जिसके अंदर ऐसे जाली लगी रहती है और ये एक स्फीयर होता है, बॉल होती है बहुत बड़ी, कमरे जितनी बड़ी, और कमरे जितनी बड़ी के अंदर वो आदमी मोटरसाइकिल लेके यहां पे चलाता है और पूरा गोला गोल घूम के छत पे से उल्टा होके ये इस तरीके से छत पे उल्टा हो जाता है, और इसकी जो पहिए होते हैं वो इधर हो जाते हैं, हैंडल इधर हो जाता है, खुद इंसान ऐसा उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो ऐसा वाला भी खेल चलता, ठीक है। तो ये वाला केस अपन ने कर लिया, ये मौत का कुआं नंबर 1 है, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? मौत का कुआं। मौत का कुआं, डेथ वेल। डेथ वेल, मौत के कुएं का फर्स्ट टाइप, ये टाइप 1 है। तो टाइप 1 जो है उसके अंदर उसने क्या बोला कि यहां पे मोटरसाइकिल चलाऊं किस स्पीड से, तो हमने उसको बोला √5GR से चला, ताकि ऊपर सेफ स्पीड मिल जाएगी, वो हो जाएगी √GR, तुम क्रॉस कर जाओगे। नहीं तो रिएक्शन कम पड़ गया तो कांटेक्ट छूट गया, तो रिएक्शन कम ना पड़े, ये टाइप 1, ठीक। ये सॉल्व कर लिया वर्टिकल सर्कल। दूसरे नंबर का जो है उसके अंदर क्या होता है कि इस तरीके का सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर रेडियस r होती है, और इस पूरे सिलेंडर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते हैं। आ रही बात समझ में? ये पूरे के पूरे सिलेंडर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते हैं। अब इसके अंदर क्या रहता है? तो इसके अंदर जो है वो कोई सा ऑब्जेक्ट डाल दो। अब मान लो कि मैंने इसके अंदर क्या किया कि ये बॉल डाल दी, ठीक है। ये बॉल मैंने क्या किया, सिलेंडर के अंदर डाल दी यहाँ पे। अब इसको मैं यूं यूं घुमा रहा हूं, तो ये जो बॉल है, अब मैं तुमको दिखा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन ये बॉल जो है बहुत तेजी से घुमाते हैं ना, तो ये इसके ऊपर किनारी किनारी पे यहां पे चढ़ गई है, ठीक है, इसके वॉल्स पे आ गई और नीचे नहीं गिर रही। तो इस तरीके से अगर कोई चीज घूम रही है तो उसको क्या करेगी, वॉल से चिपक जाएगी, और वॉल से चिपक जाएगी तो ये इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये गोल घूम रहा है और ये गोल घूम रहा है, तो ये वॉल से चिपक गई। इसको भी टाइप 2 का डेथ वेल बोलते हैं, ठीक है। कुछ किताबों ने इसी को डेथ वेल बोला हुआ, ये भी है। उसके बाद तीसरे नंबर का जो है उसके अंदर होता है, सही है, लेकिन वो थोड़ा कोनिकल होता, ऐसा रहता।
तो कभी तुमने सर्कस में देखा हो तो यहाँ पे अपने को चढ़ा के सीढ़ी से यहाँ चढ़ा देते हैं और यहाँ पे दर्शक देखते हैं और यहाँ पे मारुति 800 भी घूमती है, कार भी चल रही होती है, मोटरसाइकिल यामा RX 100 भी चल रही होती है। तो इस तरीके का कोनिकल है, इट इज टाइप 3। तो कितने तरीके के? 3 तरीके के। पहला कौन सा है? फर्स्ट इज स्फेरिकल, स्फेरिकल। सेकेंड इज सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल। थर्ड इज कोनिकल, कोनिकल। ठीक है, तो ये 3 कल हैं, कल कल कल, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, कोनिकल। 3 टाइप के मौत के कुएं। अब इसके अंदर देखो, पहला वाला तो मैं पढ़ा नहीं रहा क्योंकि वो तो अपन ने डिराइव कर लिया, वही है। दूसरे वाला केस से स्टार्ट करते हैं, सिलेंड्रिकल्स। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल वाले में क्या होता है? सिलेंडर के अंदर ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है इस तरीके से, तो इसका डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद ये कोनिकल का बनाएंगे। ठीक है, तो लिखना है तो इसको लिख लें पॉज दबा के तीनों, ताकि याद रहे कि 3 तरीके के हैं। चलिए, अब उसके अंदर अपन फर्स्ट वाला देख रहे हैं, फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला देख रहे हैं, सिलेंड्रिकल मौत का कुआं। सिलेंड्रिकल मौत के कुएं में वो चीज क्यों नीचे गिरती? तो वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूछेगा, उसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पूछेगा। तो हमने यहां पे लिखा सिलेंड्रिकल डेथ वेल, सिलेंड्रिकल डेथ वेल। अब सिलेंड्रिकल डेथ वेल में देखें, ये सिलेंडर की ये एक्सिस, यहां से यहां तक की रेडियस R, ये ऑब्जेक्ट यहां चिपक गया। क्यों चिपक गया? तो इसका FBD बनाओ। FBD में सबसे पहले बोलो कि नीचे टपकता क्यों है? इसके वेट के कारण mg। ठीक, और इस साइड एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, विच इज इक्वल टू mv² अपॉन r। इस साइड उसका नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा n, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो ही अटक पाएगा। बिना फ्रिक्शन फोर्स के इस वाले में काम नहीं चलेगा। सिलेंड्रिकल डेथ वेल में फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, जबकि ऐसे वाले में, कोनिकल में और दूसरे वाले में, स्फेरिकल में, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं हो। तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन इसमें बिना फ्रिक्शन के काम नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि ये mg को नॉर्मल रिएक्शन या FC में से कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। नीचे जाएगा तो रोकेगा कौन इसको? एक ही तो ऑप्शन है कि फ्रिक्शन रोकेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जब ये गोल घूम रहा होगा तो नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg जब हो जाएगा, तब तक ये ऑब्जेक्ट यहां अटका हुआ सेफ है। ठीक है, क्या? जब FC mg के बराबर है, यानी वेट लग रहा है नीचे और फ्रिक्शन ने रोक लिया उसको। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, विच इज इक्वल टू mg, क्योंकि म्यू r होता है, n इज नॉर्मल रिएक्शन, म्यू n बोल दो उसको। और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो इस नॉर्मल रिएक्शन की जगह सेंट्रीफ्यूगल डाल देंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह सेंट्रीफ्यूगल डाल दिया, वो हो गया mv² अपॉन r, विच इज इक्वल टू mg। ये मास से मास कैंसिल हो गया, इसका मतलब भारी चीज घुमाओ, हल्की चीज घुमाओ, मारुति 800 घुमाओ कि यामा RX 100 घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? μv² अपॉन रेडियस इज इक्वल टू g। इसको उधर ले जाओ, इसको नीचे लेके आओ, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू gr अपॉन म्यू का रूट। इस वेलोसिटी से चलाना पड़ेगा। ठीक है, इस वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी चलाना पड़ेगा, तब जाके जो है वो अटका पड़ा रहेगा। अच्छा, हमें ऐसा भी पता है कि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता। v इक्वल टू r ओमेगा। मान लो v से ना चलाते हुए सिलेंडर को ही ओमेगा से गोल घुमाने लग जाए तो भी काम चल जाएगा। अगर वो उस ऑब्जेक्ट को न चलाते हुए सिलेंडर को गोल घुमाए तो बेसिकली सिलेंडर को ही घुमाना चाहिए ऐसे। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की जगह। तो सिलेंडर को यदि गोल घुमाए तो v इक्वल टू r ओमेगा हो जाएगा। तो ये जो v इक्वल टू r ओमेगा, इसमें v की जगह r ओमेगा डाल देंगे। तो r ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर अपॉन म्यू, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो r² ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर म्यू। एक r से एक r कैंसिल, तुम्हें ओमेगा चाहिए, एक r से एक r कैंसिल, तुम्हें ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन म्यू r। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g अपॉन म्यू r। इस एंगुलर वेलोसिटी से चलाओगे काम चल जाएगा। ठीक है, इस एंगुलर वेलोसिटी से चलाओगे तो काम चल जाएगा। ये कौन से टाइप का है? डेथ वेल। इट इज ऑफ टाइप 2 विच इज सिलेंड्रिकल, टाइप 2 सिलेंड्रिकल डेथ वेल। ठीक, कर लिया नोट?
कर लो फटाफट, नोट कर लो पॉज दबा के। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं। ये इस तरीके का जो कुआं है ये कहाँ देखते हैं, तो जो अमीर देश है अमेरिका वहां पे लोग को कुछ काम तो करना रहता नहीं है, फालतू के पैसे रहते हैं, तो उसको कहीं पे भी पार्क में जाके, अम्यूजमेंट पार्क में जाके उड़ाते हैं, तो वहां पे इस तरीके के झूले लगे रहते हैं। अब वो झूले कैसे लगे रहते हैं वहां पे, तो वो झूले इस तरीके के हैं कि इतना बड़ा एक सिलेंडर रहता, बहुत बड़ा, कितना बड़ा, कमरे जितना बड़ा, वो घूमेगा ऐसे गोल गोल, ठीक है, उसमें मशीन लगी रहती है यहाँ और मोटर घुमाती है उसको, बिजली से चलता। उसके अंदर क्या करते हैं, इधर से गेट खोल के इंसानों को खड़ा कर देते हैं इधर ऐसे, ठीक है, कैसे, कोने कोने में, ठीक है, जैसे ये सिलेंडर है तो एक इंसान यहाँ खड़ा होगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ऐसे बाहर नहीं, इसके अंदर, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे लाइन से। अब इसको यूं यूं गोल घुमाना चालू करते हैं तेज से, मशीन से, बहुत बड़ा, कमरे जितना बड़ा, ठीक है। जब मशीन से घुमाना यूं चालू करते हैं तो ये धीरे धीरे क्या करता है कि ये सारे आदमी यूं करके बाहर की तरफ धक्का खाते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ धक्का खाते, काय से, सेंट्रीफ्यूगल से, और इस दीवार से चिपक जाते हैं। तो जैसे मान लो मैं यूं खड़ा हूं तो ये यूं दीवार से चिपक जाऊंगा, और जम के घुमाऊंगा तो फिर मेरे को बाहर धक्का लगेगा तो मेरी पीठ और इस दीवार से टिक जाएगी। तो इस तरीके से एक समय ऐसा आता है कि ये इतनी तेजी से घुमाते हैं कि ये पूरा शरीर इससे चिपक जाता है। और मान लो कोई यूं खड़ा है ऐसे, तो यूं खड़ा है तो यूं करके ऐसा कैसे चिपक जाएगा, ठीक है। अब चिपक जाएगा तो नीचे गिरने का अब डर खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन mg के बराबर हो गया। नॉर्मल रिएक्शन किसने दे दिया, सेंट्रीफ्यूगल ने दे दिया, तो फ्रिक्शन मिल गया, फ्रिक्शन मिल गया तो उस केस में अब क्या होगा कि ये आदमी नीचे नहीं गिरेगा, तो ये आदमी चाहे तो ऐसे ऊपर चढ़ सकता है, ऐसे ऐसे करके, स्पाइडरमैन जैसे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यूं तो चिपक ही गया दीवार से, अब यूं करके ऐसे ऐसे चढ़ेगा तो गिर नहीं पाएगा, क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो चलता जा रहा है। तो ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं ये, ठीक है, यहाँ पे, और पूरी दीवार के आसपास चढ़ जाते हैं, और फिर उसके बाद इसकी स्पीड कम करते हैं और धीरे धीरे जो है उसको वापस ले आते हैं। भारत में ऐसा नहीं कर सकते, बताओ क्यों नहीं कर सकते। भारत में ये बना लिया तो तेज तेज झूला चल रहा है, सब यहाँ पे मजे कर रहे हैं, इतनी देर में क्या हुआ, लाइट चली गई। अरे भारत है, लाइट चली गई, सीधे 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 नीचे टपक गए, इसलिए इस तरह के झूले भारत में अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये डेथ वेल है, सही में डेथ वेल बन जाएगा वो अगर भारत में लगा देंगे तो। अब तीसरे नंबर का डेथ वेल बचा जिसका नाम क्या है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल डेथ वेल के भी अपन देख लें फटाफट, तो ये तीनों केसेस खत्म हो जाएंगे। सिलेंड्रिकल डेथ वेल ये याद रख लेना भाई, फॉर्मूले सारे, एक फॉर्मूले की कॉपी बनाओ, सब लिखो उसके अंदर, इतने तरीके के केसेस हैं। सिलेंड्रिकल डेथ वेल देखें, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सिलेंड्रिकल डेथ वेल केस नंबर 3, देखो इसका डायग्राम देखें, इस तरीके का कोई सिलेंडर है। अब सिलेंडर, सिलेंड्रिकल बोल रहा हूं मैं, कोनिकल है ना ये तो, सॉरी कोनिकल, सिलेंड्रिकल तो हो गया, कोनिकल डेथ वेल। अब इस तरीके का कोई कोन है, कोन कहीं ना कहीं खत्म होगा, और कहीं ना कहीं खत्म होगा तो यहाँ जगह ऐसी बना लेता हूं कि ये यहीं खत्म हो जाए बोर्ड पे, क्योंकि फिर मेरे को नीचे अल्फा एंगल लेना पड़ेगा, वो आएगा नहीं, तो यहीं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये है ऐसा, ठीक है। अब ये जब यूं करके ऐसे बनाया जाएगा तो इसका कोई एंगल होगा अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। अब ये जो सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन है इसको मैंने अल्फा बोल दिया। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि डेथ वेल ऐसे लास्ट तक जाए, वो यहां पे भी खत्म हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन उसका सेमी वर्टिकल एंगल होगा, वो जो डैश डैश में बनाना पड़ेगा, ये यूं करके अब क्या करना पड़ेगा, डैश डैश में बनाना पड़ेगा, होगा जरूर, भले यहीं खत्म हो जाए। तो तुमने मेले में देखा होगा तो यहीं ऐसा रहता है, यहीं से मारुति अंदर बैठी रहती है, मारुति और यामा वगैरह, और हम यहाँ चढ़ जाते हैं इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हम 10-20 रुपए का नोट जो यूं दिखाते हैं तो मारुति वाला ऊपर आता है और वो हाथ से नोट भी पकड़ के ले जाता है, ठीक है। तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी करी थी, दिखाऊंगा कभी। तो यहाँ पे आर रेडियस है, लेकिन इसकी रेडियस देखो हर जगह पे अलग अलग है, इसकी रेडियस कम है, इसकी इधर है। तो मान लो कि किसी समय पे वो कार वाला जो है वो कार चलाते चलाते यहां पहुंच गया इस जगह पे, तो अब इसके ऊपर स्लैंट है ये जगह, इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे। तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे तो उसके अंदर देखें, सबसे पहले तो नीचे की तरफ लगेगा mg, जो कि स्ट्रेट नीचे लगेगा,
ठीक है, तो ये नीचे बिल्कुल स्ट्रेट mg लगा दिया। जब मैं mg स्ट्रेट लगा दूंगा तो तुम यहाँ पे देखो कि ये z बन रहा है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम आड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन एग्जैक्ट यूं करके ऐसे z बनेगा। z बनेगा तो ये वाला जो है अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो mg अल्फा हो गया। अब मैंने क्या किया कि इसके बाद इसका बोला कि इसका जो सर्कल है ना वो ये है, ये सर्कल में घूम रहा है, जिसकी रेडियस हमें पता नहीं, उस समय की रेडियस जो है वो r होगी। जिस समय घूम रहा, थोड़ी ऊपर अलग रेडियस है और उस नीचे अलग रेडियस है, तो उस समय की रेडियस क्या है इसकी r। ठीक, अब इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि बाहर की तरफ लगेगा इधर, तो उसका नाम दे दिया Fc। अब इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा मिलेगा इसको, देखो कैसे, सिलेंड्रिकल वेल ऐसी होती ना, जैसे ऐसा होता, तो नॉर्मल रिएक्शन यूं मिलता है, ये काला पेन, लेकिन वो वॉल ही हो गई तो नॉर्मल रिएक्शन भी हो गया। तो ये वॉल अगर यूं हो गई ना, तो ये नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसा टेढ़ा हो गया, इससे 90 डिग्री पे चला जाता नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द इनर वॉल ऑफ द वेल, इनर वॉल ऑफ द वेल का नॉर्मल रिएक्शन ये मिलेगा। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री विथ द वेल। ये वेल की दीवार से 90 डिग्री पे नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। बस ये इतने ही है इसके अंदर, 3 फोर्सेस। अब ये फोर्सेस को बैलेंस करना है, कौन कहां जाएगा। तो mg और fc को रहने देते, नॉर्मल रिएक्शन ब्रेक कर देते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन नहीं है इसमें, ठीक है, यहां लिख देता हूं, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नॉट रिक्वायर्ड। हो तो अच्छी बात है, फ्रिक्शन भी लगा देंगे अगर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स होगा, अभी फिलहाल नहीं है। तो ये यहाँ पे जो है ये नॉर्मल रिएक्शन का ही कंपोनेंट कर देता हूं, एक कंपोनेंट इधर कर दूंगा और एक कंपोनेंट इधर कर दूंगा, तो ज्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, एक इधर एक इधर। तो ये वाला थीटा ढूंढना है, देखो ये अल्फा है, मुझे थीटा ये ढूंढना है कि ये थीटा जो अल्फा या थीटा जो भी है ना वो किधर आ रहा है। तो ये एक कंपोनेंट मेरे को इधर लेना है और दूसरा कंपोनेंट इधर लेना। तो यहाँ पे ये अल्फा है, उसके बाद ये 90 है, तो 90 माइनस अल्फा है, तो ये अल्फा। फिर से देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये एंगल अल्फा है और यहां से लेके ये 90 दिख रहा है तुमको, और ये अल्फा दिख रहा है, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा दिख रहा है, ये डॉटेड वाला, ये डॉटेड 90 माइनस अल्फा है, तो ये लाइन और ये लाइन 90 है, और ये वाला 90 माइनस अल्फा है, तो ये फिर से अल्फा हो जाएगा क्योंकि ये फिर 90 है, ये और ये अल्फा 90 माइनस अल्फा अगेन 90 माइनस अल्फा, सो इट इज अल्फा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट्स कर दो, एक कंपोनेंट इधर कर दो, दैट इज एन कॉस अल्फा, दूसरा कंपोनेंट ऊपर कर दो, दैट इज एन साइन अल्फा। बस हो गया, ये इसके बराबर वो इसके बराबर, तो एन साइन अल्फा इज इक्वल टू कौन, एम जी ऊपर नीचे वाला, और एन कॉस अल्फा इज इक्वल टू वॉट, एफ सी, विच इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, mr omega square where omega is the angular velocity, fc is equal to mr omega square, mv square बाय r लेना तो भी चलेगा, mr omega square। अब क्या करो, डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड करो, n से n कैंसिल, साइन अपॉन कॉस इज tan अल्फा विच इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल, g अपॉन r ओमेगा स्क्वायर। इस एंगल अल्फा पे, ये एंगल अल्फा यदि तुम्हें दिया रखा है तो तुम ओमेगा निकाल पाओगे, जिससे उसको चलाना पड़ेगा। तो ये ओमेगा इधर ले लेता हूं मैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू जी अपॉन आर टेन अल्फा। तो इस एंगुलर वेलोसिटी से अगर तुमने चलाया जी अपॉन आर टेन अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी से गाड़ी चलाई, तो तुम इसके अंदर सक्सेसफुली गोल घूम पाओगे। और नहीं तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ये वेट का कोई कंपोनेंट इधर जो एक्ट कर रहा है ना, ये तुमको यूं नीचे फिसला देगा। ठीक है, ये वेट है, वेट का एक कंपोनेंट है इस साइड, वो नीचे की तरफ खींच देगा तुमको, तो तुम फिसल के वापस नीचे आ जाओगे। इस वाले केस में टपकने की संभावना नहीं रहती। वो ये वाला जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है, इसमें तो ये सीधे आदमी यूं करके यूं टपकेगा, जबकि ये स्लैंट होता है ना तो यूं करके यूं फिसलता। तो इस वाले केस में थोड़ी चोट कम लगती है। ठीक है, तो ये वाला जो डेथ वेल है ये कौन सा, कोनिकल डेथ वेल। तो तीनों हो गए, चलिए नोट कर लीजिए इसको, और अब अपन अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है ना, बाय। फॉर्मूले की कॉपी बना लो। चलो अगली क्लास में मिलते हैं, बाय।